वेलकम टू माय चैनल। मैं निहाल मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लोगो 1008 पे। आज हम लोग ये जानने वाले हैं कि अनसिंकेबल टाइटैनिक शिप आखिर कैसे डूब गई। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। बात है 18 अप्रैल 1912 में, जब न्यूयॉर्क में लोग भारी बारिश में भीगते हुए एक शिप का वेट कर रहे थे। उस शिप का नाम कारपेथिया था, जिसमें टाइटैनिक के लोग आ रहे थे। ये बात 10 अप्रैल 1912 की है, जब टाइटैनिक अपने पहली यात्रा के लिए ब्रिटेन के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जाने वाली थी। इस जहाज़ को मात्र देखने के लिए 1 लाख से ज़्यादा लोग आए थे। टाइटैनिक 269 मीटर लंबा और 53 मीटर ऊंचा था, जो कि 8 मंजिला इमारत से ज़्यादा ऊंचा है। ये जितना बाहर से लग्जरियस था, उतना ही अंदर से था। 2 बड़े ग्राउंड चेयर, हीटेड स्विमिंग पूल, जिम, 4 रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, बार्बर शॉप। इसका मतलब टाइटैनिक एक चलता फिरता लग्जरियस होटल था। इसका सेफ्टी फीचर्स इसे खास बनाता है। इसमें डबल बॉटम हल का यूज़ हुआ है। इस डबल बॉटम हल का मतलब शिप के निचले हिस्से में जो लेयर होता है उसको डबल कर दिया जाता है। उसी को हम लोग डबल बॉटम हल कहते हैं, क्योंकि जब शिप चलता है तो फिर पानी के अंदर किसी चट्टान से टकराने का डर रहता है। तो अगर टाइटैनिक का नीचे का एक लेयर टूट भी जाए, फिर भी उस दूसरा लेयर संभाल लेगा और उस टाइटैनिक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसे 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट में बांटा गया है। अगर जहाज़ में 4 कंपार्टमेंट में पानी भर जाए, फिर भी आराम से चलेगा। तो टाइटैनिक को दुनिया में का फास्टेस्ट बिगेस्ट लग्जरियस शिप कहते हैं, और इन सब के कारण इसे अनसिंकेबल भी कहा जाता था। इसे वाइट स्टार लाइन कंपनी द्वारा बनाया गया था और ये 2 अप्रैल 1912 में रेडी कर दिया गया था। इसके ड्राइवर एडवर्ड जॉन स्मिथ ने 2240 लोग इस सफ़र पर थे। साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क एक शिप 7 से 8 दिन में पहुंचती थी। शिप थी तो कंपनी चाहती थी कि ये 6 दिन में पहुंचे, और इसके पीछे एक रीज़न भी है। वाइट स्टार लाइन कंपनी की एक शिप जो एकदम टाइटैनिक जैसी दिखती थी, उसका नाम RMS ओलंपिक था, लेकिन ये शिप टाइटैनिक से छोटी थी। लेकिन मार्च 1912 में ओलंपिक में खराबी आ गई। अब शिप इतने बड़े होते हैं कि उन्हें रिपेयर होने में कई महीने लगते हैं, और इन महीने में कंपनी का बिजनेस बंद हो जाता। तो उन्होंने अपने न्यू शिप टाइटैनिक को अगले महीने लॉन्च करने का फैसला लिया। कंपनी ने टाइटैनिक के कुछ क्रू मेंबर्स को हटाकर ओलंपिक के कुछ क्रू मेंबर्स को ला दिया, क्योंकि उनमें कुछ अनुभवी लोगों का होना ज़रूरी था। डेविड ब्लेयर को भी हटा दिया गया। जब डेविड ब्लेयर जा रहे थे तो उन्होंने लॉकर की चाबी भी ले गए, और उस लॉकर में शिप की इकलौती दूरबीन थी। ये गलती टाइटैनिक को डुबो देती है। शिप अब निकल चुकी थी। कैप्टन स्मिथ जानते थे कि इस महीने समुद्र में आइसबर्ग मिलेंगे, तो उन्होंने नॉर्थर्न रूट ना लेकर साउथर्न रूट लिए, जो थोड़ा लंबा था और यहाँ पे आइसबर्ग मिलने की आशंका कम थी। क्रूज नेस्ट वो भाग होता है जहाँ पे शिप में 2 आदमी हमेशा शिप के आगे आने वाले अड़चलों को देखते रहते हैं। तभी उन्हें रेडियो से आइसबर्ग की पहली चेतावनी मिलती है। दूसरी और तीसरी चेतावनी मिलने पर वो क्रू मेंबर कैप्टन स्मिथ को ये सारी बातें बताती हैं। वहाँ उस शिप के मालिक भी थे। कैप्टन स्मिथ जहाज़ के मालिक से बात की, और मालिक ने कहा ये अनसिंकेबल शिप है, ये कभी नहीं डूब सकती, और इन सबको इग्नोर करने को कहा और स्पीड नहीं कम करने को कहा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि टाइटैनिक अपने निर्धारित समय से लेट पहुँचे, और रात हो चुकी थी। आखिरी चेतावनी SS कैलिफोर्नियन शिप से मिली। उस समय क्रूज नेस्ट में बैठे आदमी ध्यान से अड़चलों को देख रहे थे। दुर्भाग्य से उनके पास दूरबीन भी नहीं था कि वे दूर तक देख सकें। टाइटैनिक 40 किलोमीटर के रफ्तार में समुद्र को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था और आइसबर्ग से 2 घंटे की दूरी पे था। 11:30 में टाइटैनिक आइसबर्ग से 6 किलोमीटर दूर था, और टाइटैनिक अगले 10 मिनट में पहुंचने वाली थी। 11:39 में क्रूज नेस्ट से दिखता है कि बहुत बड़ा आइसबर्ग सामने है। उस आदमी ने बिना देरी किए 3 बार घंटी बजाई
और कॉल किया और कहा कि सामने आइसबर्ग है। हमने बिना देर किए रिवर्स इंजन ऑन कर दिया और शिप को मोड़ना शुरू किया, लेकिन बड़े शिप को एक बार में एकदम मोड़ना असंभव था। तो 11:40 में जहाज का राइट साइड से आइसबर्ग टकराया। यहाँ बॉटम हल काम नहीं किया क्योंकि इसका इम्पैक्ट साइड में पड़ा। जब कैप्टन स्मिथ ने मैप देखा तो पता चला कि जहाज के 6 कंपार्टमेंट डैमेज हुए हैं और उनमें तेजी से पानी भर रहा था। ये देखकर कैप्टन शॉक रह गए क्योंकि 4 कंपार्टमेंट में ही ये चल सकता था और 6 कंपार्टमेंट का मतलब ये है कि अनसिंकेबल शिप अब 2 घंटे में डूब जाएगी। 20 मिनट बाद 12 बजे कैप्टन स्मिथ ने वायरलेस ऑपरेटर फिलिप को डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने को कहा। फिलिप लगातार स्मिथ में सिग्नल भेजे पर पास कोई जहाज नहीं था। तब कैप्टन ने आदेश दिया कि लाइफ बोट उतारने का, लेकिन उनके पास केवल 20 लाइफ बोट थे। एक लाइफ बोट की क्षमता 65 पीपल का था। सिर्फ 1200 लोगों को बचाया जा सकता था 20 लाइफ बोट से। फिर भी फिलिप्स लगातार डिस्ट्रेस सिग्नल भेजे। तभी एक नज़दीकी जहाज कारपैथिया से संपर्क हुआ। 12:30 में कारपैथिया से संदेश आया कि वो लोग बचाने आ रहे हैं, लेकिन कारपैथिया टाइटैनिक से 107 किलोमीटर दूर थी। अगर कारपैथिया फुल स्पीड से चलती फिर भी 4 घंटे आने में। 1:50 में आखिरी लाइफ बोट उतारा गया और उस समय टाइटैनिक का सामने का भाग झुक गया। जो तैरते थे वो समुद्र में कूद गए, लेकिन समुद्र का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था, जहां आदमी को 15 से 30 मिनट तक जिंदा रहता और क्रू मेंबर फ्लेयर जलाए ताकि कोई जहाज उनके मदद के लिए आए। अब जहाज का आगे का भाग पानी में डूब गया था और पिछले का भाग आसमान में उठ रहा था। कैप्टन ने जहाज अंतिम समय तक रहे। ज़्यादा समय तक पीछे का भाग आसमान में उठे रहने के कारण दबाव के कारण 2 टुकड़ों में टूट गया। 2:20 में टाइटैनिक डूब गया। 2 घंटा 40 मिनट 2 घंटे बाद आया और लोगों को बचाया। 18 अप्रैल 1912 में न्यूयॉर्क में 1 लाख लोग भारी बारिश में कारपैथिया का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि जब टाइटैनिक डूब रहा था तब लोगों को बचा सकते थे, क्योंकि टाइटैनिक में 37 किलोमीटर दूर एक जहाज था जिसका नाम एसएस कैलिफोर्नियन था, और ये वही जहाज था जो आखिरी बार टाइटैनिक को संदेश भेजा कि सामने आइसबर्ग है। एसएस कैलिफोर्नियन के कप्तान आइसबर्ग का खतरा देखते हुए वहीं रुकने का फैसला लिए और वे रेडियो बंद कर दिए, जिसके कारण टाइटैनिक का डिस्ट्रेस सिग्नल एसएस कैलिफोर्नियन तक नहीं पहुंचा। एसएस कैलिफोर्नियन के क्रू मेंबर ने टाइटैनिक का फ्लेयर देखा तो कैप्टन ने बोला कि मोर्स लैम्प से सिग्नल भेजो। एसएस कैलिफोर्नियन ने लगातार टाइटैनिक को सिग्नल भेजा, पर टाइटैनिक पर इतनी हड़बड़ी थी कि कोई एसएस कैलिफोर्नियन के सिग्नल नहीं दिखा। लेकिन एक बात जो कि आपके मन में होगी कि अनसिंकेबल शिप आखिर कैसे डूब गई, यह पता करने के लिए उसका मलबा मिलना ज़रूरी था। बहुत खोजबीन हुई पर अब भी वो मलबा नहीं मिला। 70 साल से ज़्यादा हो गया ढूंढते ढूंढते। तब जाके 1985 में पहली बार उस मलबे की झलक देखने को मिली। अमेरिकन ओशियोनोग्राफर रॉबर्ट बैलार्ड ने इसके खोज निकाला। टाइटैनिक समुद्र के बीचों बीच 2 भागों में टूटा हुआ है। जहाज का आगे का हिस्सा अच्छे कंडीशन में है, लेकिन पीछे का हिस्सा इतने बुरे कंडीशन में है कि लगता ही नहीं कि टाइटैनिक का दूसरा भाग है। अब पता चला कि अनसिंकेबल शिप कैसे डूब गई। टाइटैनिक को बनाते समय रिवेट्स स्टील के नहीं बल्कि कास्ट आयरन के थे, और कास्ट आयरन स्टील से नरम होता है। यहाँ कंपनी ने कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश की, इसलिए टाइटैनिक जब आइसबर्ग से टकराया तब प्रेशर से रिवेट्स खुल गए और प्लेट्स अपने जगह से खिसक गए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।